ये मैंने सॉल्व किए हैं और क्वेश्चंस पास पेपर से, और आप उसको शेयर करना चाहते हैं। मैंने आपको अलाउ किया कि आप करें बात। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, अटेम्प्ट तो किए मैंने ये क्वेश्चंस। अगर आप एक नज़र देख लें, मैंने जो मुझे समझ आती थी मैंने रिजॉल्व सॉल्व अच्छा, किए। अगर आप पास पेपर्स के सवालों की बात कर रहे हैं? जी जी, पास पेपर के जो आपने दिए थे ना सर, सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अच्छा, जी जी वो उसकी बात कर रहा हूँ सर। जी। मतलब उसमें कोई इशू नज़र आ रहा है आपको, या आप सब वैसे ही चाह रहे हैं कि मैं उसको चेक कर लूँ? नहीं, मैं वैसे जा रहा हूँ सर। मैंने अपने जो मुझे समझ आ रही थी मैंने वो तो सॉल्व कर लिया सर। अब अगर एक नज़र देख लें उसको। जी श्योर, आप भेज दीजिए, मैं उसको देख के फिर आपको बता देता हूँ। चलें ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ सर। जी, सो रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, लास्ट वीक में जो हमने डिस्कशन की थी, आपने कुछ हाईलाइट किया था। देयर आर सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच आर नीडेड टू बी डिस्कस्ड। तो हमने कुछ प्रैक्टिस की थी, कुछ एग्ज़ाम पेपर्स के हवाले से मटेरियल आपसे शेयर हुआ था। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, अगर आपको उसमें कोई इशू है, कोई बात पूछना चाहते हैं, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। जेंटलमैन, यू मे हैव नमाज। आई हैव नो इशू, आप नमाज पढ़ लें। फवाद अली साहब कह रहे हैं। जी जी नबीला, आप पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जो आपने मास्टर बजटिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, आई थिंक वो पास्ट पेपर्स ही हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 की एज सच मुझे इन्वेंट्री जो बनानी थी उसमें वो वाला पार्ट समझ नहीं आया सर। आप एक मिनट रुकिएगा प्लीज़, मैं आपको बताता श्योर हूँ। सर, श्योर। जी सॉरी नबीला, दोपहर में थोड़ा सा इंटरप्शन था, इसलिए मैंने रोका। आपने कहा जो लास्ट टाइम प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उसमें इशू है। लेट मी ओपन दैट क्वेश्चन फर्स्ट, तो फिर मैं उस पर आपसे ले लेता हूँ कि क्या इशू आ रहा है आपको। हाँ, मैं यहाँ बैठ गया। मैंने कहा जरा क्वेश्चन पूछ लेना। बस जहाँ कमरा साफ नजर आए ना।
जी नबीला, मैंने स्क्रीन शेयर किया है, होप नज़र आ रहा होगा। आप इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हो? Yes, sir. Question number 2. दिस वन। Right, sir. Sir, sales के जो टेबल दिया हुआ है उसके बाद जो 3 लाइंस हैं रिगार्डिंग द इन्वेंट्री, आई बिलीव ये चीज मुझे समझ नहीं है. If you could explain this, please. Okay. Materials needed for the repairs would cost 30% of the sale price. अच्छा, ये जो मेरे ख्याल पे प्राइमरली, मैं ऊपर से तो नहीं पढ़ा, प्राइमरली शायद ये एक ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है शायद। अभी मैं देख लेता हूँ उसको। मटेरियल नीडेड फॉर द रिपेयर्स वुड कॉस्ट 30% ऑफ द सेल प्राइस ऑफ ईच रिपेयर गिविंग अ मार्जिन ऑफ 70%. सो वट एवर द सेल्स विल बी, इसका 30% आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा. And material would be regularly replaced to maintain inventories at a constant level. तो इन्वेंट्रीज जो भी हैं वो उतनी की उतनी रहती हैं. हर महीने की जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो 30% होगी सेल्स का. 13, 15, 18 का 30% लेंगे तो ये कॉस्ट ऑफ सेल होगा. अब इसका अगर So, sir, पेमेंट, inventories जो second part है constant level वाला, that would be beginning inventory जो उन्होंने 38,500 दी हुई है, इसके equal जी होगी for all जी, the months? एग्जैक्टली. सो टेक्निकली Okay, जो sir. हम परचेज कर रहे होंगे वो सिर्फ उतना परचेज कर रहे होंगे जितनी हमारी उस पीरियड की कॉस्ट ऑफ सेल है, उतना ही हम परचेज करेंगे और उसी के बदले में पेमेंट वगैरह का प्लान बनेगा. Okay, sir. Thank you so much, sir. वेलकम. ओके, इफ देयर इज सम अदर क्वेश्चन, किसी और का कोई सवाल है तो जी सदाम साहब आप जी प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा सर, इसी क्वेश्चन में जो है ना वो ये भी कह रहा है साथ कि जो इन्वेंट्री है ना वो पेएबल होगी अप्रैल 2013 में. जी ठीक है. मतलब 1 मंथ का क्रेडिट होगा परचेजिंग में. जी ये ठीक है. उसी मंथ में डिडक्ट नहीं होगा, ये मेरा ख्याल है. जी ऐसी है ना? जी, ऊपर लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, ये वाली बात कर रहे हैं आप? जी नहीं सर, ये है 1 2 फोर्थ पॉइंट जो है ना, फोर्थ पॉइंट, ऑल सेल्स विल बी फॉर कैश एंड ऑल परचेजिंग ठीक है. परचेज विल बी ऑन 1 मंथ क्रेडिट. ऐसे ही जो अप्रैल में परचेज होगा वो मई में पे होगा, मई वाला जून में, जून वाला सो ऑन, इस तरह से चलेगा. जी. अच्छा सर, वो एक पहला इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है, जी प्लीज़. उस दिन भी हम डिस्कस कर रहे थे. जी जी इसमें कोकोआ की जो प्राइस है वो 50 पर दी हुई है. 50 जी पर केजी. जी पर केजी है, और इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है सेल से. सेल से बढ़ जाती. जी. हमारी ओवरऑल जो सेल्स बनती है वो 3 लाख बनती है अगर ये 10,000, 20,000, 15,000 सेल करें तो. 10,000 15,000 सेल है. अच्छा चलें, आप कह रहे हैं चॉकलेट कुकीज़ की जो सेल है, जी. ऐसे ही नहीं, है ये ना, जो 20 रॉ मटेरियल 20,000. जो है ना, जी जेंटलमैन. रॉ मटेरियल में जो कोको है ना, जी जी इसकी कॉस्ट प्राइस आ रही है 50 पर केजी. ठीक है जी. अगर चॉकलेट में हम इस 0.3 केजी भी इस्तेमाल करते हैं तो इसकी कॉस्ट जी बनती है 15 रुपए. अच्छा जी ठीक है. तो एक्चुअल सेल प्राइस जो है 6.50 पर बॉक्स. जी चलो कोई बात नहीं, हमें जो कि प्रॉफिट नहीं निकालने को कहा गया, क्वेश्चन बिल्ड करते हुए इट माइट बी अ टेक्निकल एरर, इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया. हो सकता है ऐसा, इसीलिए शायद हमसे कोई और अगली रिक्वायरमेंट नहीं की गई. लेकिन अगर प्रैक्टिकली ये बिल्ड किया जाएगा तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं करेंगे हम, सेल प्राइस तो कॉस्ट की बुनियाद पे ही बनाएंगे. सो वट एवर विल बी द कॉस्ट, उसके हिसाब से प्राइस उससे अबव ही रखी जा रही होगी. तो आपका पॉइंट वैलिड है, बट वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज इट्स एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन. हमने इसमें कुछ चेंज तो नहीं करना. बहरहाल टेक्निकली आपका पॉइंट दुरुस्त है कि केयरफुली इस चीज़ को ड्राफ्ट होना चाहिए. सही है सर, थैंक यू. वेलकम जी. बाकी भी किए हैं आपने, और अगर कोई इशू है तो? ये दोनों किए थे और तीसरा और चौथा जो है वो भी करना है. तीसरा बहुत अच्छा सवाल था, मैंने इसीलिए भेजा था, आप कर लेते. चलिए, अभी कुछ और लोगों ने हैंड रेज किया है, लेट मी आस्क देम, अदरवाइज मैं फोर्सफुली ये पर करवा देता हूँ. जी सर. अब्दुल सबूर साहब, आपने फिर हैंड रेज किया, आप पूछ लें. जी अस्सलाम वालेकुम सर.
वालेकुम अस्सलाम। तो सर ये क्वेश्चन नंबर 2 में ही ना इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है। जी जी इसकी मैंने कैलकुलेशन इस तरह से की है कि इन्होंने कहा है कि फर्स्ट जो आपने कैलकुलेट करना है वो 1 अप्रैल से करना है। जी ठीक है। तो मैंने 2 मंथ्स की फर्स्ट मंथ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की है और बाकी मंथ्स की एक एक वन मंथ की पेमेंट क्योंकि लास्ट पे हो रही है। ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट कौन सा जरा ये बता दीजिएगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सर ये लोन की नहीं वैसे रीपेमेंट के लिए लोन की मैं वही पूछ रहा हूँ इंटरेस्ट वाला पॉइंट कहाँ पे लिखा है, उसकी इंग्लिश पढ़ लास्ट लेते लास्ट पे हैं। है सर, लास्ट पे। ये वाला। जी ओके, रनिंग बैंक फाइनेंस विल बी अवेलेबल जी इफ जी रिक्वायर्ड एट जी 10%. Cash requirement at the end of month will be 5,000 and extra cash will be used to repay finance. Assume financing will be taken at the start of month and interest will be paid in July 2013. तो आप तो कैश बजट बना रहे हैं मेरे ख्याल में, ऐसा ही है ना? जी जी सर कैश बजट तो बनाना है जब सर। जी तो जब आप जुलाई में पेमेंट करेंगे तो आप तो जुलाई का बजट ही नहीं बना रहे, आप तो जून 30 तक बजट बना रहे हैं। आप इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? सर ये लिखा हुआ है ना फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स इफ एनी, उसके अच्छा लिए तो ठीक है, हमें ओके कैलकुलेट फाइन, करना शाबाश, पड़ेगा। ठीक है। ओके जी, उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। आप 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लेंगे जनाब इस पे। जी जी सर। सर मैंने और अगर आपने एक्सेल हर महीने में लोन लिया है? अब चूंकि आपने सॉल्व किया हुआ ना, मैंने सॉल्व नहीं किया तो इसलिए पूछ रहा हूँ। सर अगर आपने अप्रैल में एक्सेल में लोन लिया है? एक्सेल में वर्किंग की हुई है सर, अगर काइंडली ओपन कर आप लें। आपने मुझे सेंड किया जनाब? जी जी सर कैलकुलेशन जी की है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये कौन सा वाला है? मास्टर बजट क्वेश्चंस। सर दो जी जी फाइल भेजिए ना। जी एक फाइल मेरी जो होगी ना सर मास्टर बजट क्वेश्चन वाली, जी जी ठीक है जी, मैं इसको उसको अगर ओपन ओपन कर कर, लें सर। जी मैं ओपन कर रहा हूँ। सर इसमें Q2 के नाम से जो फाइल होगी सर, शीट जो होगी सर। जी सदाम साहब, यही वाला है? जी सर Q2 वाली शीट को अगर ओपन कर लें सर। अच्छा जी, Q2 वाली, ओके। शीट को क्वेश्चन 2 हो गया सर ये। हाँ इसमें सर लास्ट पे अगर आए तो ये वर्किंग की हुई है सर उसकी इंटरेस्ट ये सर। हाँ जी जी सर। ठीक है, ज़रा ये आपने लोन बोरोइंग की है, सिर्फ आपने अप्रैल में बोरोइंग की है, ऐसा ही है जी? जी 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 अप्रैल में ही बन रही ठीक थी है, सर। तो 54,700 पे आप 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? जी सर कंपाउंड, क्योंकि हमने तो पेमेंट सर जुलाई में करनी है ना। नहीं, वो तो अपनी जगह पे दुरुस्त है। क्वेश्चन में हम्म। क्या मेंशन है कि इंटरेस्ट कंपाउंड है या सिंपल है? नहीं मेंशन नहीं है सर क्वेश्चन में तो कि अगर कंपाउंड। अगर मेंशन नहीं है तो फिर आप सिंपल ही लेंगे, कंपाउंड हाँ नहीं करेंगे उसको। अच्छा अच्छा ठीक हो गया सर। ठीक है, तो यानी सिंपल सा तरीकाकार ये होगा, 54,700 आपका, और इस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कितने परसेंट बताया हुआ जी? 10%। सर 10% सर। और मल्टीप्लाइड बाय 3/12 क्योंकि पर एनम रेट है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1,368 रुपये पर आएंगे आप। ठीक है जी? ठीक है सर ठीक है। लेकिन आपकी कैलकुलेशन दुरुस्त है। अगर आप सब्जेक्ट टू ये मैंशनड होता कि आप सिंपल इंटरेस्ट की बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ करेंगे। हम्म। ठीक है जी? जी ठीक हो गया सर ठीक। तो आपने तो क्वेश्चन 3 भी किया हुआ है ना? जी क्वेश्चन 3 भी है 4 भी है सर, तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सर। चलें, ये तो बहुत अच्छा किया है। अगर किसी कौम ने नहीं किया तो हम यहाँ से दिखा देते हैं, सब समझा देते हैं। आपने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी, हमें टाइप नहीं जी करना मेरी पड़ेगा। मेरी भी करेक्शन हो जाएगी अगर कोई चीज़ मैंने गलत अगर इसमें जी की हो। श्योर। ये इनफैक्ट कैश बजट से रिलेटेड एक अच्छा सवाल था, इसीलिए मैंने सेंड किया था
कि इसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो अच्छा था। वेल मैं कॉम से पूछ लेता हूँ, अगर कोई और सवाल है, कुछ लोगों ने और हैंड रेज किया हुआ है तो पहले उनसे पूछ लेते हैं, फिर मज़ीद बात कर लेते हैं। जी नबीला, आप पूछ लें। Sir, I have a question in question number 4. ओके। इसमें जो there are a few things that are mentioned sir, लेकिन fixing and finishing material cost जो है वो जब हम raw material purchases करेंगे, budget जब उसका हम करेंगे, उसमें सर हम जी। ऐड करेंगे रॉ मटेरियल के बजट में? right sir, fixing and finishing materials cost है ओके, जो। मैं थोड़ा सा इसको रीड कर लेता हूँ आपके सामने। XYZ कंपनी, यही वाला क्वेश्चन है जी? जी सर। Okay, they produce and sells three wooden furniture items. The company is expected to sell 4,200 chairs, 800 tables, 500 stools during the current quarter period, December 31st. Following information is available for the purpose of preparing budget. और ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं। टिम्बर कॉस्ट 500 पर क्यूबिक फीट, अपहोल्स्ट्री कॉस्ट 200 पर स्क्वायर मीटर। Fixing and finishing material cost is 5% of cost of timber and upholstery। पहले कॉस्ट निकालेंगे, फिर इसमें ये टेक्निकली इनडायरेक्ट मटेरियल है। Carpenter gets 60 per hour while the fixer and finisher get 48 per hour। ये इन्वेंट्रीज बता दी हैं, रॉ मटेरियल की भी और चेस टेबल्स की भी। तो रिक्वायरमेंट वाइज देख लें। पहले प्रोडक्शन बजट बनाना है, तो प्रोडक्शन बजट के लिए ये सेल डिमांड है 4200 चेयर्स। इसमें डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो ऐड कर दें 200 और 400 माइनस कर दें। और जो टेबल्स हैं 800 सेल रिक्वायरमेंट है, 300 एंडिंग इन्वेंट्री ऐड करेंगे, 100 माइनस कर देंगे। देन 500 स्टूल्स हैं, 5 एंडिंग इन्वेंट्री 50 और ओपनिंग भी 50 है, माइनस करेंगे तो 500 स्टूल्स ही बनाने हैं। ये प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन बनी है और प्रोडक्शन बजट की बुनियाद पे आप मटेरियल यूजेज कैलकुलेट करेंगे पहले। तो अब मटेरियल जो है वो आपके पास जो अवेलेबल है दो तरह का है, टिम्बर भी है और अपहोल्स्ट्री भी है। तो टिम्बर वाला मटेरियल 0.5 चेयर्स के लिए चाहिए, तो जितनी आपने प्रोडक्शन करनी है चेयर्स की उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करें, जितनी टेबल्स की करनी है 1.2 से, और जितनी आपने स्टूल्स की करनी है वो 2.5 से मल्टीप्लाई करें। ये रिक्वायरमेंट मिलेगी आपको मटेरियल जो यूज़ होना है। इसकी बुनियाद पे आप बजट बनाएंगे टिम्बर का परचेज बजट। इन तीनों की जो रिक्वायरमेंट आप निकालेंगे तीनों प्रोडक्ट्स के लिए, उसको सम करने के बाद उस पर डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री टिम्बर की 650 ऐड कर देंगे और 600 माइनस करेंगे, तो यू विल कम अप विद मटेरियल परचेज बजट, कितना परचेज होना चाहिए। ठीक है। फिर अपहोल्स्ट्री के लिए सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में यूज़ हो रहा है चेयर्स के अंदर, तो चेयर्स की जितना प्रोडक्शन बजट है उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करें, मटेरियल यूजेज मिल गया, उसमें डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री 260 और ओपनिंग इन्वेंट्री 400 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो मटेरियल परचेज बजट होगा फॉर अपहोल्स्ट्री। अब रिक्वायरमेंट 1 है प्रोडक्शन बजट, वो बन जाता है मटेरियल परचेज बजट इन वॉल्यूम। ये क्वांटिटी में बना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो परचेज प्राइस है वो आपको बता दिया 500 पर क्यूबिक फीट है और अपहोल्स्ट्री की 200 पर स्क्वायर मीटर है। जितना परचेज बजट क्वांटिटी में बना है उसको इन प्राइसेस से मल्टीप्लाई करें तो आपको कॉस्ट मिल जाएगी। अब इससे नेक्स्ट सर आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर, यहीं पे मेरा क्वेश्चन है, जो फिक्सिंग एंड फिनिशिंग मटेरियल है उसको हम फिर इस 500 एंड 200 का नो उसकी रीज़न ये है, मैंने इसलिए पहले पॉइंट आउट कर दिया, दैट इज इन फैक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इफ़ यू कैन रिकॉल द इनिशियल लेक्चर्स, जब हमने सारी बात मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे स्टार्ट की थी, तो वो मटेरियल जो आइडेंटिफाइबल नहीं है फॉर अ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट, उसे हम किसी सूरत में डायरेक्ट मटेरियल नहीं कह सकते। वो इनडायरेक्ट मटेरियल, ये बिल्कुल हमारा कॉस्ट इनकर हो रही है। इनफैक्ट जो अगली रिक्वायरमेंट है ना वो ये है, स्टेटमेंट शोइंग वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट फॉर ऑल 3 प्रोडक्ट्स, और बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाएं। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाने की बात करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, तो फॉर श्योर हमें फिर कॉस्ट टोटल में कैलकुलेट करना पड़ेगी। ठीक है। उसमें डायरेक्ट मटेरियल अभी तक आपके पास आ गया, दोनों तरह के मटेरियल प्रोडक्ट प्राइस कितने लगते हैं वो आपने पता कर लिए। डायरेक्ट लेबर का जो टाइम लगता है ये बताया हुआ आपको कारपेंटर का, और फिक्सर एंड फिनिशर का टाइम, जितना जितना टाइम है पहले प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करें,
तो ये लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट मिलेगी। ये मिनट्स में लिखा है, इसको आप आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर 45/60 कर दें तो आपको नंबर ऑफ आवर्स मिल जाएंगे, जो कि आपको लेबर Right, रेट जो sir. बताया गया है ना, वो आवरली रेट बताया हुआ है, 60 पर आवर है। तो आपको मिनट्स नहीं चाहिए, आपको आवर्स चाहिए, तो आप 45/60 करें। 60/60 में 1 आवर, ये 0.75 आवर्स हैं, और ये 1.25 आवर्स हैं। और अगर ये फिक्सर का टाइम देखेंगे तो 15 मिनट्स का मतलब 0.25 आवर्स, Right, 15 sir. मिनट्स का मतलब 0.25 और 0.5 आवर्स, इस तरह से। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे लेबर रेट के साथ, तो लेबर कॉस्ट मिल जाएगी। अब उसके बाद बारी आती है ओवरहेड्स की। तो जब ओवरहेड्स की बात करेंगे तो ओवरहेड्स में ये फिक्सिंग एंड फिनिशिंग मटेरियल कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट बनी होगी प्रोडक्शन की, कॉस्ट ऑफ टिम्बर और आप होल्स्ट्री की प्रोडक्ट वाइज, उसका 5% लेके आप अदर ओवरहेड्स जो हैं वो शामिल कर लेंगे उसके अंदर। ठीक है जी। Okay, sir. ठीक हो गया. Thank you. जब आप ये शामिल करते हैं तो उसके बाद जो आपकी ये फोर्थ रिक्वायरमेंट है, स्टेटमेंट शोइंग वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कैलकुलेट होगी। और इसकी बुनियाद पे फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं, बिकॉज आपको सेल प्राइस भी बता दी गई है ओवरऑल। अब ये जो फिक्स ओवरहेड है, इस तरह का सवाल है, रिमेंबर हमने एक किया भी हुआ है, मैं जो इन्होंने किया हुआ है मैं ज़रा वो शेयर कर देता हूँ ताकि उससे हम इसको काउंटर चेक भी कर सकें। जी ये क्वेश्चन 4 जी, ये चेयर्स के हवाले से ये प्रोडक्शन है जी, वेरी राइट, सही बनाया जनाब आपने। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, फाइन। तो ये आपको सेल्स मिल गई। मटेरियल परचेज बजट बना है, बजट इन वॉल्यूम, ठीक है जी, बिल्कुल जितनी जितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये पहले टिम्बर की बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन होनी है 0.5 टिम्बर चाहिए, 1.2 2.5, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास निकल आएगा जी। ये टोटल करने की इसको ज़रूरत नहीं है, चूँकि आप क्यूमुलेटिव इस तरह से नहीं बनाएंगे। अब्दुल सबूर साहब शायद आपने शेयर किया है तो मेरे ख्याल में। जी सर, ये जो इसकी जो ओपनिंग और अमन एंडिंग इन्वेंटरी है वो टोटल में है सर? जी वो ठीक है, मैं लेकिन ये वैसे सम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था इसलिए। एनीवेज 4450 हमारी रिक्वायरमेंट है, 650 और 600 ऐड, ठीक है जी। ये आपको टिम्पर रिक्वायर्ड है और ये आपने अमाउंट में कैलकुलेट कर लिया, फाइन जी। अपहोल्स्ट्री 0.25 चाहिए, ओके, और 1000 जी बिल्कुल ठीक है। टोटल ये रिक्वायर्ड है। ओपनिंग एंडिंग इन्वेंट्री प्लस माइनस कर लें तो आपको जो परचेज करना है वॉल्यूम में वो ये वाला है, ठीक, और रेट के लिए मल्टीप्लाई कर लें, दैट्स राइट जी। डायरेक्ट लेबर बजट जो है 0.75 अप्रोप्रिएट जी, बिल्कुल ठीक है जी। C29 ये कैसे आपने निकाला है जनाब? सर डायरेक्ट लेबर में 0.75 को हम नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ जी टेबल्स से मल्टीप्लाई नहीं जी करेंगे? जी वही मैं देख रहा हूँ, मैं इनसे यही पूछ रहा हूँ कि आपने कैसे निकाला है। 45 C29 से मल्टीप्लाई किया है, वेयर इज C29? सर एक सेकंड। C29 तो ये C29 तो आवर्स है ना, तो इसको सर आपने वो मल्टीप्लाई आपने 60 से कर दिया है, तो आपने कॉस्ट 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? यहाँ पे आपकी गलती है, आप ज़रा ये चेक कर लें। देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ये जी पर यूनिट लगने हैं आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप जितनी आपने प्रोडक्शन करनी है, और ये आपकी प्रोडक्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है जी। जी ठीक है। तो 3000 आवर्स आपके लगेंगे, और इसी तरह से अगर बाकी प्रोडक्ट्स के लिए देखेंगे तो 1000 आवर्स लगेंगे, बिकॉज 1 आवर लगता है, और आपने जो यूनिट्स बनाने हैं वो 1000 टेबल्स बनानी हैं। और इसके बाद आपने जो चेयर्स स्टूल्स बनाने हैं वो 500 बनाने हैं, और एक के लिए 1.25 टाइम है, तो ये लेबर आवर्स का बजट है यहाँ तक। ठीक है। ठीक हो गया सर। अब इसके बाद जब आप कॉस्ट लेंगे तो इस अमाउंट को आपने C8 से मल्टीप्लाई किया, और C8 कहाँ पे है? सर पहले तो मैंने रेट सी, किया था। अच्छा नहीं, ये गलत कर लिया ना, रेट नहीं, आपने कॉस्ट एंड अमाउंट पर यूनिट निकाली है पहले।
सर पहले तो कॉस्ट पर अमाउंट अच्छा पर जी, अच्छा जरा थोड़ा सा आपने जो कॉम्प्लेक्स तरीका ऑप्ट किया है, ये मैं आपके सामने यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। ठीक है। आप टाइम निकालने, पहले आपको टोटल टाइम रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम या लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, ठीक है जी। जी जी ठीक है। और उसका तरीकाकार ये है कि जितना एक यूनिट पे टाइम लगता है आप उसको मल्टीप्लाई कर लें जितने आपने यूनिट्स बनाने हैं, जी ठीक। जी जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आवर्स निकल आए। अब जी आपने कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करने की बजाय जब आपके पास रेट वैसे ही अवेलेबल है पर आर, तो वो आप लेंगे। और रेट आपको पर आर कितना दिया हुआ है डेटा में, आप डेटा में देखिएगा आपके पास क्या अवेलेबल है। 60 बताया गया है आपको, आप पे करते हैं लेबर को जो जी कारपेंटर है, जी जी ठीक। तो आप यहाँ पे जब ये मेंशन कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ डूइंग सो आप ये मेंशन कर लें लेबर रेट पर आर जी, और वो 60 है। एंड पे सम करने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप कॉस्ट निकालना चाहते हैं, नो डाउट कॉस्ट शायद आपकी वही निकल आए। ये रेट है, ये मल्टीप्लाई करें जितने आवर्स रिक्वायर्ड हैं, ये आपकी अमाउंट जो कैलकुलेट होगी। ये लेबर कॉस्ट की अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो जी तरीकाकार है वो अप्रोप्रिएट उस तरह से नहीं है, बिकॉज ये डिस्प्ले चीज़ को सही नहीं कर रहा। दैट्स फाइन जी। जी सर। ठीक है, अब इसी तरह से ये दूसरे वाली प्रोडक्ट है, इसको आप टाइम जितने रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके अंदर भी जी, मतलब लिंक लगा हुआ है तो मैं ज़रा लिंक चेक कर लेता हूँ जी, हमारा ठीक है। ओके, एक यूनिट बनाने के लिए 0.25 आवर्स लगते हैं और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने यूनिट्स हमने बनाने हैं। 4000 है तो 1000 आवर्स लगेंगे एंड सो ऑन। ये आपके टोटल आवर्स जो लगेंगे, इसको अगर आप ये 1500 आवर्स आपके लगेंगे। और देन आपका जो लेबर रेट है दूसरे वाली लेबर के लिए 48 पर आवर है। तो 48 एंड 48, देन आप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे जी। 100 आवर्स लगेंगे और रेट 48 है, मल्टीप्लाई कर ले, अमाउंट में भी द सेम, लेकिन तरीकाकार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जो आपने ऑप्ट किया है। सो दिस विल बी, बाकी आपका ये ठीक है, आपने टोटल लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया प्रोडक्ट वाइज। अब इसके बाद अगली रिक्वायरमेंट थी आपकी लेबर कॉस्ट बजट के बाद स्टेटमेंट शोइंग वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल आपने लिया है जी, दोनों मटेरियल आपने ऐड कर दिए हैं अप्रोप्रिएट, ठीक है जी। दोनों मटेरियल्स ऐड हो रहे हैं जी, वेरी राइट। और इसके बाद आपने लेबर दोनों का टोटल कर लिया है, दैट्स राइट जी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे नहीं ख़त्म होगी, जो कि आपको ये बताया गया है कि जितनी अपहोल्स्ट्री वगैरह की कॉस्ट है उसका आपका वो दूसरा जो मटेरियल लग रहा है उसका नाम मेंशन किया हुआ था, फिक्सिंग एंड फिनिशिंग मटेरियल कॉस्ट। तो फिक्सिंग एंड फिनिशिंग मटेरियल कॉस्ट जो है वो टोटल मटेरियल कॉस्ट का, दोनों मटेरियल्स का मेंशन किया हुआ था 5% है। फिक्सिंग एंड फिनिशिंग मटेरियल कॉस्ट इज़ 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ टिम्बर एंड अपहोल्स्ट्री। मीन टोटल जो मटेरियल कॉस्ट है, ये मटेरियल कॉस्ट आपने टोटल कर ली हुई है, इसको 5% ले लें तो ये इसमें शामिल होगा। और जी, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अब आप सम कर सकते हैं, दिस विल बी योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपने कैलकुलेट की है, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड तो आप ज़रूर कैलकुलेट कर लें। ओके, अब जब इनकम स्टेटमेंट बनाने की बात करेंगे तो ये सेल्स आपने ली है, C11 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई थी, दैट्स राइट जी। ओके,
और इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, राइट, और आप इसमें से फिक्स ओवरहेड माइनस करेंगे। अब इसमें जो एक आप गलती कर रहे हैं उसको ज़रा अकाउंट फॉर कर लीजिएगा। ये हमने लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मैंने इसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था। मैंने एक हैंड आउट शायद आपको दिया था, उसमें से मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। सबसे पहले शायद मैंने बजट से रिलेटेड आपको समझाया हो। ये जो डायरेक्ट मटेरियल, जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले रहे होते हैं तो आप डायरेक्ट मटेरियल यूज़ नहीं ले रहे होते, सॉरी परचेज नहीं ले रहे होते, आप डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की बात कर रहे होते हैं। ये जो आपने एडअप किया, मैंने आप खुद गौर करें, ये बजट इन रिक्वायर्ड अमाउंट आपने पहले परचेज बजट बनाया है, कितना टिम्बर रिक्वायर्ड होगा ये परचेज करने की बात हो रही है, उसको आपने रेट से मल्टीप्लाई किया है। जबकि जो मटेरियल यूज़ होना है वो आपने अलग से कैलकुलेट किया, वो ये है प्रोडक्ट वाइज 1200 टू 1250। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जी सर। तो यानी 12,000, 1200 और 250 अगर मटेरियल यूज़ होना है ये टिम्बर वाला, और जो 1250 जी 1250, और इसके अलावा जो दूसरे वाला मटेरियल है जनाब अपहोल्स्ट्री, ये सिर्फ इस वाली प्रोडक्ट के लिए यूज़ होना है और पहले वाली प्रोडक्ट के लिए, और वो 1000 है। पॉइंट समझे हैं जी? जी जी समझ गए सर। तो ये अब आपने इनसे मटेरियल, अगर आप ये मैं लिखूं ये मटेरियल यूज्ड है, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जितनी आपकी परचेज प्राइस है, तो आपको मटेरियल यूज की कॉस्ट मिलेगी। परचेज प्राइस पहले वाले मटेरियल की कितनी है जनाब? 0.5 नहीं, वो तो यूजेज है ना। मटेरियल परचेज कितने का हो रहा है? टिम्बर 500 का और अपहोल्स्ट्री 200 का। 500, तो ये मटेरियल यूज की कॉस्ट मिलेगी आपको। सही सर। मेरा पॉइंट अगर आप समझ पाए तो। जी सर समझ आ गया सर। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो ये हमारी मटेरियल परचेज की नहीं, मटेरियल यूज़ की कॉस्ट है। तो ये मटेरियल यूज़ की कॉस्ट हमारे लिए रेलेवेंट है। और दूसरा मटेरियल जो है वो 200 का लगता है और 2 का मिलता है हमें। हमने 1000 बाय करना है, 200 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी। अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे कोट करनी है जब हम ये डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे ये कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये मटेरियल यूज़ है पहले वाले के लिए, साथ प्लस ये वाला भी है। ऐसे ही है जी? जी सर ऐसे ही है। ठीक है। और दूसरे वाले के लिए बात करेंगे तो जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो ये है, और तीसरे वाले के लिए मैंने कॉपी कर दिया वहाँ से, सेल का रेफरेंस LK15 L16। ठीक है जी। तो ये आपका टोटल मटेरियल है, ये डायरेक्ट लेबर है, इसमें कोई इशू नहीं है बिकॉज लेबर ख़रीदी नहीं जाती। लेबर जितनी यूज़ हो रही है उसी की पेमेंट आप निकाल रहे हैं। ये अब आपका ओवरहेड भी ठीक हो गया, जो वेरिएबल फिक्स एंड ये फिक्सिंग एंड फिनिशिंग मटेरियल कॉस्ट है। अब ये कॉस्ट आपकी ठीक निकली है जी। अब इस ठीक कॉस्ट की बुनियाद पे आपने इसको सेल से माइनस करना है और ये प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है। बाकी आपका ठीक है जी। जी ठीक है थैंक यू। जनाब, थैंक यू। वेलकम। वेलकम जी। कुछ और लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं तो उनसे भी देख लेते हैं। अनोनिमस अटेंडी, इट्स माय फर्स्ट लेक्चर टुडे, काइंडली गाइड मी अबाउट बुक एंड प्रैक्टिस। जेंटलमैन, अब अगर अनोनिमस की बजाय अपना नाम पहले रीनेम करें आप मीटिंग में, तो विल बी एबल टू नो कि आप कौन साहब हैं और फिर बात कर सकते हैं। तो मैं बुक वगैरह आपको अभी बता देता हूँ। पहले आप अपना नेम और अपना सेंटर जो है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्क्लोज। ओके हफ्सा, फाइन। मैं आपको एक नंबर टेक्स्ट कर रहा हूँ, आप इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो आपको क्लास का एक ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, और जो रेलेवेंट स्टफ़ है मटेरियल का वो भी उसमें शेयर कर दिया जाएगा। और जो बुक हम यूज़ कर रहे हैं वो गैरिजन नौरीन की बुक है, उसको हम आपसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर वैसे कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर लें, हम आपको अलाउ करते हैं। सलमान साहब कह रहे हैं जी, इन मोस्ट ऑफ पास पेपर्स आंसर उससे भी उसने टोटल भी सॉल्व किया हुआ है, साथ टोटल भी सॉल्व किया हुआ है। सलमान साहब आपका हमें पॉइंट समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं?
आप हैंड रेज करके कह लें तो ज़्यादा मुनासिब है। जाजेब, आप काफ़ी देर से हैंड रेज किया हुआ है, आप अपना सवाल करें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें से जो है एक इसमें से जो एक तो आपने ये शेयर किए थे ना, एक जी इससे जी, इससे पहले वाली जो स्लाइड है मसलन फ्लेक्सिबल बजटिंग क्वेश्चन, वो ज़रा सर ओपन करें उसमें से अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, ओके। पाँच सौ चार 250 वर्ड की फाइल थी कौन सी थी, ज़रा ये बता दीजिएगा। मेरा ख्याल है वर्ड ही है, वर्ड ही है सर, डॉक्यूमेंट्स जी वर्ड। जी, ठीक है जनाब। वो हमारे पास ज़रा काफ़ी तरह की फ़ाइल्स होती हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैंने पता नहीं कौन सी आपसे शेयर की थी, ज़रा मुझे भी पता लग जाए। जी मैं आप आपके भूल जाते सामने। हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं भूलेगा, आप भूल जाएंगे। नहीं, मैं बहुत सारा स्टफ़ होता है तो मुझे ये इल्म नहीं है कि मैंने आपसे, क्योंकि आप सही, लोग अगर इंटरेस्ट लेंगे तो मैं आपसे मैक्सिमम जी जो हो सकेगा पॉसिबल वो शेयर करूँगा। लेकिन अगर पीपल नॉट बी इंटरेस्टेड, ये चूँकि पहला ये क्वेश्चन मैंने, जी ये पहले सर, वाला है इसमें बस जनाब। बता दें मसलन कैसे करना है मसलन इसमें से। मैं इसका आसान सा जवाब दूँ जनाब? जी सर। तो आपने कहा कैसे करना है, तो इसका आसान सा जवाब ये है कि लिख के करना है, ठीक है। सर लिख के किया है। जी चलिए, अब मैं मुश्किल सा जवाब दे देता हूँ। लिखा हुआ जनाब, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल, मुझे पढ़ लेने दें ताकि मुझे भी समझ आ सके। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द मास्टर बजट ऑफ XYZ कंपनी हैविंग सिंगल प्रोडक्ट लाइन। फाइन, सेल्स बताइए, कॉस्ट ऑफ सेल, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और ये 16,000 यूनिट्स का बजट है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और वेरिएबल फिक्स बताएंगे। ठीक है, वेरिएबल 5% ऑफ सेल है। देयर has never been any significant finished goods inventory in the past. The company uses direct standard costing for its cost. अच्छा चलिए ठीक है, ये डायरेक्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो इसलिए दो चीज़ें लिंक हो रही हैं, इसको भी ज़रा होल्ड कर लें। ये क्वेश्चन मेरे से कुछ दिन बाद पूछेगा, क्योंकि इसके बाद जो हम जी सर, टॉपिक शुरू करने ठीक जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है। सिंस यू आर नॉट अवेयर ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो ये फिर आप, मैं समझाने की कोशिश भी करूँगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, वो हमें ट्रबल है। करेगा। तो और आप इसी इसको वजह से कुछ ये दिन, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। कोई जी इशू सर, नहीं है, सर इससे अच्छा अगला। है कि आप चूंकि पॉइंट आउट करेंगे जी तो ये चीज़ें डिस्कस हो जाया करेंगी। ये है अगले वाला जी सर, जनाब। सर ये वाला। जी 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 सर, ये बता दें, ये भी कुछ अच्छा कॉम्प्लेक्स। जनाब, ये है जी, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर फ्लेक्सिबल फैक्ट्री ओवरहेड बजट फ्रॉम 80 to 100% कैपेसिटी लेवल्स, यानी 80%, 90% एंड 100% लेवल पे आपने बनाना है, विद 50,000 आवर्स एट 100% कैपेसिटी। अगर 100% पे 50,000 आवर्स हैं तो फिर आपको एक 50,000 घंटों का बजट बनाना है, एक 50,000 का 90%, जी 45 का, और एक 40,000 का। फॉलोइंग 40,000। डेटा इज अवेलेबल। एनुअल फिक्स ओवरहेड बताएं हमें, सैलरीज, मेंटेनेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस, ये तो फिक्स है, तो फिक्स ही रहेंगे हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे। जी सर। वेरिएबल ओवरहेड्स बता दिए हैं, 10 पर डायरेक्ट लेबर आवर, तो जितने आवर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर लें, 40 से, 45 से और 50 से। जी सर। इनडायरेक्ट लेबर 45 पर डायरेक्ट लेबर आ रहा है, तो अगेन 45 को 40 45 कॉलम बना के मल्टीप्लाई जी करते सर। रहें। जी सर किया। अब आपने बजट बनाना है फैक्ट्री ओवरहेड्स का, माइंडेड, आपने फैक्ट्री ओवरहेड का बजट बनाना है, तो डायरेक्ट लेबर से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जी सर। तो ये अगर ठीक 750 पर आर बताया हुआ, इसको साइड पे रख दें, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। आगे चलें। सर, बोनस एंड अदर बेनिफिट्स जो हैं, ये हैं 20% ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सो जब ये कह दिया, तो फिर अब हमारे लिए वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना ज़रूरी हो गया। हम जी पहले सर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, 750 इंटू जो आपके आवर्स हैं 40,000 है, लेट से पहले वाले एक्टिविटी लेवल के लिए, तो 750 इंटू 40,000। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो मेरे साथ कर दीजिएगा। जी सर। जी ये 750 इंटू इंटू, 40,000। जी 40,000 जी, ये 30 मिलियन तो नहीं कहीं बन जाता?
कैलकुलेटर सर मिस वर्क कर रहा है। एक 750 जी सर यही बन रहा है। जी, ये 30 मिलियन जो है, इस 30 मिलियन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसमें ये है हमारी डायरेक्ट लेबर, और आपने इनडायरेक्ट लेबर भी कैलकुलेट की है, वो है 45 पर डायरेक्ट लेबर आर। तो अब ज़रा 45 को भी मल्टीप्लाई कर लें 40,000 से। 45 मल्टीप्लाई 45 सर ये 18 लाख है शायद। शायद गिन लेना ज़रा आपको सर यही है 18 लाख। ओके, अब आपके पास डायरेक्ट लेबर भी आ गई और इनडायरेक्ट भी आ गई, ये अलग से वर्किंग कर रहे हैं हम। आप इसको ऐड करें दोनों अमाउंट्स को। 18 लाख प्लस 3 मिलियन। 3 मिलियन नहीं था जनाब, 30 मिलियन था। सर ये 3 मिलियन 18 लाख। ये 30 मिलियन था पहले, आप जरा गलत कह रहे हैं। ये जी सर। 31.8 मिलियन बनेगा, 31 सर यही है। 3 करोड़ 18 लाख। समझ आ जी रही है सर यही बात? जी सर ठीक है, यही है। अब ये आपने कैलकुलेट किया सिर्फ एक लेवल के लिए अभी, और जो आपका बोनस मिलना है वो 20% है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। अब इस अमाउंट का 20% ले लें। 78 लाख। वो गलत बना रहे हैं, मैं अभी फिर बता रहा हूँ, 20% तो सही से ले लें मेरे दोस्त। अब जो सबूर साहब जवाब दे रहे हैं साथ साथ कैलकुलेट करके, वो कह रहे हैं जनाब 6.36 मिलियन बनता है, 63,60,000 रुपये बनते हैं जनाब। जी समझ पाए हैं जनाब जी सर। जहाज़ेब साहब? जी जी सर। जी, तो ये बनते हैं 63,60,000। ठीक है जी, ये इनडायरेक्ट लेबर ये निकली है, बोनस और अदर बेनिफिट्स हर प्रोडक्ट के लिए ऐसे निकालेंगे। अब ये तो होगी आपकी फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। अब अगली बात है, फॉर डिटर्मिनिंग फिक्स अमाउंट एंड वेरिएबल रेट ऑन द बेसिस ऑफ हाई लो पॉइंट मेथड, डेटा फॉर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस फॉर द लास्ट 5 ईयर इज गिवन बिलो। अब ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो ऊपर नहीं लिखे हुए, ये इनके अलावा ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, हीट लाइट एंड पावर है, इंस्पेक्शन है और अदर्स कॉस्ट है। आपको लेवल ऑफ एक्टिविटी बता दिया गया। अब हाई लो मेथड इस्तेमाल करेंगे, ये हमने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। ये हाईएस्ट पॉइंट इसमें से अगर आप चेक करें तो 50,000 है और लोएस्ट पॉइंट जो है वो 40,000 है। इस लेवल पे ये आवर्स हैं, इस लेवल पे जितनी जितनी कॉस्ट है आपकी, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 140,000 का 170,000 का, दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो 30,000 बनेगा। आवर्स के डिफरेंस से डिवाइड कर दें तो आपके पास पर आवर वेरिएबल रेट निकल आएगा, और जो पर आवर वेरिएबल रेट होगा उसको उस लेवल ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करें और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें, बाकी फिक्स कॉस्ट बचेगी। तो जब फिक्स मिल गई है तो जब आप बनाएंगे फिर जो फ्लेक्सिबल बजट है उसमें वो फिक्स वाला कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो वेरिएबल रेट आप निकालेंगे वो हर लेवल ऑफ एक्टिविटी से 40, 45 और 50 से मल्टीप्लाई होके कैलकुलेट किया जा सकता है। जी समझ आ गई आपको जनाब? कन्फ्यूजन है तो बता दें। सर ठीक। सर ये नीचे वाला एक मैंने आपको बताना था, मैंने किया है तो जरा देख लें सही, मैंने अब बताना ही था बस आपको। ये इसके अच्छा नीचे जी, 5 आप ये वाला कौन सा वाला है जनाब? 5 सर ये नीचे 5 ये नीचे क्वेश्चन 5 डिस्टिंग्विश बिटवीन फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, ये आप अच्छा जी, ये वाला। अच्छा जी, ये क्या होते हैं? नहीं नहीं सर मैं अब बताता हूँ अच्छा आपको, अब बस बता दें ठीक है कि गलत है। अच्छा जनाब, आप बताइएगा। अच्छा सर ये उन्होंने कहा है कि इसका बनाना है आपने प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है ये नीचे है जी प्रोजेक्टेड इनकम। सर इसमें ठीक है उन्होंने जी। कहा है कि आपने स्टार्ट करना है प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल चार्जेस एंड टैक्स से, ऐसे ही है ये सर क्वेश्चन है। ये जी, सामने है ये वाला कह रहे हैं आप जनाब? अच्छा ये सॉरी, सामने मैं स्क्रीन पे है वही है अच्छा वो ज़रा ये मेरे स्क्रीन। साथ गायब, जी मेरे से ज़रा वो गायब हो गया है। अच्छा
एक सेकंड, लेट मी WhatsApp ओपन कर इट। देता हूँ। नहीं वो मैं खोल लेता हूँ, मेरे ख्याल में मैंने कोई और ना ओपन कर लिया। जी जेंटलमैन सॉरी जी, ये वाला कह रहे हैं ना आप? सही यही है, सेम है। जी, उन्होंने कहा है कि प्रिपेयर कैलकुलेट द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस फॉलोइंग, अच्छा ये जी, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल चार्जेस एंड टैक्सेशन बोथ ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 30 मिलियन, इनकम टैक्स 35% है, अज्यूम द फॉलोइंग डिफरेंट सिचुएशंस। जी अब आप सवाल बताइएगा क्या है आपका? सर मैं सिर्फ बता रहा हूँ मैंने किया है, ये सिर्फ आपने बताना है हाँ या ना में, आपने बस बताना है, जी आपने मैं जनरली आप। जी आप अच्छा बताएं सवाल क्या अच्छा है? अच्छा सर, ये देखिए उन्होंने कहा ये नीचे प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012, ठीक है स्टार्ट जी। द स्टेटमेंट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल चार्जेस एंड टैक्सेशन। जी वो 30 मिलियन है दोनों कंपनियों के जी लिए। जी जी 30 मिलियन हो गया। अब सर इसमें हम इसका शॉर्ट टर्म लोन का इसमें ऐड करेंगे, जो है शॉर्ट टर्म लोन का नहीं 10% ऐसे ही है। इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ऐड थोड़ा जी करते हैं प्रॉफिट में। माइनस करेंगे, सॉरी सर, माइनस करेंगे, जी ऐसे ही है 5% जी इसका जी, जो शॉर्ट टर्म लोन का इंटरेस्ट बनता है वो माइनस करेंगे और उसके बाद टैक्स माइनस करेंगे। अब सवाल ये है कि इंटरेस्ट कितना है। मार्कअप ऑन शॉर्ट टर्म लोन इज 10% एंड द रेट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इज 11%। ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये शॉर्ट टर्म लोन जितने आपके हैं इनका आप 10% कैलकुलेट करें दोनों कंपनियों के लिए, और लॉन्ग टर्म लोन का 11% कैलकुलेट करें। उन दोनों अमाउंट्स को जमा कर लें, जो निकलेगी वो इंटरेस्ट बनेगा, वो इंटरेस्ट माइनस करेंगे। और फिर उन्होंने टैक्स कहा माइनस। दोनों सिनेरियोज में बनाएं। तो पहले सिनेरियो में आप ये वाले इंटरेस्ट 10 और 11% कैलकुलेट करके माइनस कर दें, जी और फिर उसके बाद उस पर टैक्स अप्लाई कर दें 35%, वो भी माइनस कर दें, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि आप रेट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन राइजेस टू 12%। अब शॉर्ट टर्म लोन पे आप 10 की बजाय 12% कैलकुलेट करें, और लॉन्ग टर्म डेट पे आप 11 की बजाय 13% कैलकुलेट करें। एक दफ़ा फिर शुरू करें 30 मिलियन से। 30 मिलियन में से ये जो इंटरेस्ट अब 12% और 13% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों के सालों के प्रॉफिट, दोनों कंपनियों के प्रॉफिट से माइनस करें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा, उस पर 35% टैक्स लगा के माइनस कर दें, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आएगा। ये है तरीकाकार इसका जनाब। यही है, ऐसे ही ठीक है। ठीक है जी। और इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी मांगा हुआ है, ये बेसिक रेशो है। अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सुनी पड़ी है तो आप जितना वो नेट प्रॉफिट निकल रहा है उसको जो इक्विटी की वैल्यू है उससे डिवाइड कर दें। इक्विटी की वैल्यू में अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है, जी वो माइनस कर दें। लेकिन जो अभी फिर अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट है वो होगा जो आप, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है 30 जून का, तो जो आपने करंट ईयर का वो प्रॉफिट निकाला होगा उसमें ये प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस। तो ये ऐड होने के बाद जो प्रॉफिट निकल रहा है वो आपका अब नेक्स्ट पीरियड के लिए रिटेन्ड प्रॉफिट है, तो वो जिनका निकलेगा वो आपका इसमें पेड अप कैपिटल में ऐड होगा, तो इक्विटी की वैल्यू बनेगी। जी सर ठीक ठीक है जनाब। जी सर। सर वो एक बात करनी थी, मैं कह रहा हूँ जी जो अब्दुल सबूत साहब ने की है, अगर वो आप मुझे सेंड कर दें, ग्रुप में शेयर कर दें जी तो उससे मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। असल में प्रॉब्लम ये है कि ग्रुप में हमने बैन इसलिए लगाया, मेरी आदत नहीं है कि मैं इस तरह की बात करूं। मैं जैसे अभी क्लास में भी आपको अलाउ करता हूं बात करने के लिए कि आप अपनी डिस्कशन से अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएं। होता ये है कि जब ग्रुप में हम चैट अलाउ कर देते हैं ना, तो एवरी वन इज जो भी फॉरवर्ड मैसेज है वो उठा के उधर में फेंक देता है और आपस में क्रॉस टॉक शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से किया हुआ है। तो मैं अलाउ भी कर दूंगा कि आप लोग डायरेक्टली, मेरा ग्रुप बनाने का प्राइमरली ऑब्जेक्टिव भी ये होता है तो इन्फॉर्मेशन रेडिली पास हो जाए, और सेकेंडली एक दूसरे के एक्सपीरियंस से आप लोग बेनिफिट लें, इंस्टेड कि हर चीज़ मेरे तक पहुँचे कि ये समझा दें। इट्स बेटर कि किसी और ने किया हुआ वो शेयर कर देता है, तो इससे वो बाकी लोग बेनिफिट कर लेते हैं। तो मैं अब्दुल सबूर साहब ने जो किया मैं भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाकी मैं फिर भी कहूँगा बाकी लोग भी अगर करते हैं तो वो मुझे सेंड कर दें। फॉर द टाइम बिंग तो मैं अलाउ नहीं कर रहा, बिकॉज अभी चूँकि फिज़िकल क्लासेस फिर बंद कर दी गई हैं कैंपसेस के अंदर, तो बहुत सारे जो अल्हम्दुलिल्लाह फारिग लोग हैं वो अब ऑनलाइन क्लासेस का रुख करेंगे और हमें आके तंग किया करेंगे। तो इसलिए मैं ज़रा अवॉइड कर रहा हूँ। आप मुझे भेज दें, आप भी अगर कोई और भी करे तो मैं वो ग्रुप में शेयर कर दिया करूँगा। वो सही है या गलत उसकी जजमेंट नहीं है। देखिए आपने कुछ किया होगा तो आपका जो रेलेवेंट स्टफ है आप जब भेजें तो मुझे अपना नाम लिख के भेज दें।
जी, तो मैं वो वेल नाम ग्रुप में लिख दूंगा कि लोग जो ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स देख सकते हैं वो पार्टिसिपेंट देख के आपस में इंटरेक्ट कर लें पर्सनल चैट के जरिए कि अगर आप जी मुझसे डिस्कस कर लें समझा दें, मैं शेयर कर दूंगा जनाब। ठीक है जी। जी, थैंक यू सर। सलमान साहब ने कहा जी ये फ्लेक्सिबल बजट की थ्योरी भी प्रोवाइड कर दें जेंटलमैन, मैंने स्लाइड्स भी भेजी हुई हैं मेरे ख्याल में, और इसके अलावा चैप्टर जो हमने रेफ़र किया था किताब से प्लानिंग वाला जो चैप्टर, उससे नेक्स्ट चैप्टर में ये सारी थ्योरी लिखी हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी हमने डिस्कस नहीं किया, वो जब डिस्कस होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट उसकी थ्योरी प्रोवाइड करेंगे हम आपको। अब्दुल सबूर साहब आपने कुछ आंसर्स किए हुए हैं। अच्छा जी, जी अगेन पैराडाइज, सो हु इज़ पैराडाइज, आप काइंडली अपने आप को रीनेम करें। आप कौन हैं स्टूडेंट, अपने आईडी से आए तो ज़्यादा बेहतर है। जी जेंटलमैन आप अपना रीनेम करें, अपना जो है ना ये जो पैराडाइज के नाम से आप आए हुए हैं ग्रुप, ये अलाउड नहीं है। आप अपने नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर से रीनेम कर सकते हैं। आप अपने जहाँ पैराडाइज लिखा आता है आपके नाम पे जूम में राइट क्लिक करें, वहाँ पे अपना नाम चेंज करें। तो आप जो भी कर रहे थे आप का तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता, आप वहाँ पे क्या कर रहे थे, तो आप जो कर रहे थे हम जो कर रहे हैं उसके साथ कंटिन्यू करें, अदरवाइज जो आपका जो कोई और है आप रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह उससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है जी। तो आप मुझे मैं आपको नंबर सेंड कर रहा हूँ, आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ज्वाइन करवा देंगे जी क्लास का। जी सलमान साहब अगर किसी को भी कोई क्यूरी है क्वेश्चन में तो आई कैन सॉल्व, दैट्स ग्रेट जी सलमान साहब, आपने बता दिया जी। मानूर हमारा कितना सिलेबस रहता है, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जो रहता है वो जो हम क्लासेस वाइंड अप करेंगे हम कर लेंगे, हमने बजटिंग कर लिया है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम इस पर शुरू करेंगे कल से इंशाल्लाह बात। तो बाकी आप चेक कर लें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है और उसके बाद हम कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, उनको हम सॉल्व करेंगे। जी फवाद आप साहब कौन है, आप बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं, आपको ये भी इल्म नहीं है कैसे बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि इट्स बेटर कि आप क्लास ना ज्वाइन करें। बड़े अच्छा आपका टोन है कि फारिग नहीं बिज़ी लोग हैं, तो जेंटलमैन आप ना आते क्लास में, हमने कौन सा आपको इनविटेशन भेजा है। हम बात कर रहे हैं द पीपल हु यूज टू डिस्टर्ब द क्लास, वो अगर क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो देयर विल बी अ ट्रबल। ओके, मैं एक सवाल जो मैंने कहा था कि जी वो ज़बरदस्ती आपसे शेयर करना चाहिए वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, और देन बजटिंग पे डिस्कशन को हम इंशाल्लाह पे वाइंड अप करेंगे एंड वी विल डू समथिंग इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हवाले से होगी आपकी बुक के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हवाले से, आप उस चैप्टर को गो थ्रू करके आएँ क्लास में, ताकि जब डिस्कशन हो तो उसमें आपको कुछ उस डिस्कशन की लाइट में कुछ मज़ीद बताया जा सके। जिन्होंने ये सवाल भेजे हैं उसमें क्वेश्चन 3 था, तो मैं वो क्वेश्चन 3 यहाँ पे उनका सलूशन भी शेयर कर देता हूँ और मैं वो क्वेश्चन भी साथ पढ़ देता हूँ यहाँ पे, ताकि साइड बाय साइड आपको वो चीज़ बताई भी जा सके। जी फवाद अली, बड़ी अच्छी बात है, आपने कहा जी सॉरी फ़िज़िकल ऑफ हुई थी, मैंने भी यही कहा जनाब फ़िज़िकल ऑफ हुई हैं तो आप ऑनलाइन में आ गए हैं, इट्स बेटर कि आप मतलब ज़रा जो कर रहे हैं उसके साथ चले तो ज़्यादा बेहतर।
ये असल डिस्टर्बेंसेस का हमें सामना करना पड़ा है, तो इसलिए हमने ये किया हुआ जी। सॉरी, जी। सो दिस वाज द क्वेश्चन, जो मैं कह रहा था कि कैश बजट से रेलेवेंट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बाकी कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व हैं, तो ये आपको बेनिफिट दे सकता है। सेल परचेज बजट के भी सारा कुछ बना हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल प्रोडक्ट्स having seasonal variation in the in demand. Following is the information for all 4 quarters of current year and first 2 quarters of the next year. Selling price is 80 per unit. Budgeted sales are as follows. Year quarters बताए हुए हैं और budgeted sales बताई हुई हैं। अब sales are collected as per following pattern, ये मैं बाद में पॉइंट पढ़ता हूँ, पहले ये पढ़ लेते हैं। The company desires an ending inventory of finished goods inventory, finished units on hand at the end of each quarter equal to 30% of the budgeted sales of the next quarter. So जितनी नेक्स्ट क्वार्टर की सेल होनी है उसका 30% एंडिंग इन्वेंट्री रखी जाती है, जबकि कंपनी के पास आज जो बिगिनिंग इन्वेंट्री है वो 12,000 यूनिट्स की है। तो तरीकाकार क्या होगा, जितनी बजटेड सेल्स है क्वार्टर वाइज ये मेंशन करेंगे आप। ये सोल्यूशन जो सबूर साहब ने किया है वो मैं साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 40, 60, 100 और 50,000 है। 40, 60, 100 एंड 50,000 ये नेक्स्ट क्वार्टर का, ये एनुअल को मैं ज़रा अभी हाइड कर रहा हूँ जी, एनुअल बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट ईयर की भी जो डाटा दिया है वो भी मेंशन कर लिया गया है 70 और 80 का। अब डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो 30% है नेक्स्ट क्वार्टर की जो सेल्स है उसका। तो ये बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने 30% हर अगले क्वार्टर की सेल का ले ली है। बिगिनिंग इन्वेंट्री पहले क्वार्टर के में 12,000 है वो मेंशन कर ली गई है, और जो पिछले क्वार्टर की एंडिंग इन्वेंट्री है वो अगले के लिए ओपनिंग हो जाएगी। तो ये 30 सेकंड की एंडिंग है, तो थर्ड की ओपनिंग है 15,000 एंड सो ऑन। तो इसके एंड रिजल्ट में ये हमारा जो बजटेड प्रोडक्शन बनी है ये अप्रोप्रिएट तरीके से बनाई गई है जनाब। इसके बाद आपने मटेरियल यूजेज कैलकुलेट करना है। तो लिखा हुआ है 5,000 kgs ऑफ मटेरियल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। 5 kg लगता है मटेरियल, तो 5 kg लगता है। पहले रॉ मटेरियल यूजेज बजट बनाएंगे, तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कैलकुलेट किया गया है। कहाँ बनाया जनाब आपने रॉ मटेरियल यूजेज? नहीं, ये तो परचेज बजट की बात है। पहले रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड ये D7 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। तो जितनी हमारी प्रोडक्शन है, ये हमारी प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई किया गया जितना मटेरियल चाहिए था। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये मटेरियल यूजेज निकला है, और यूजेज के बाद आपको एंडिंग इन्वेंट्री मटेरियल की बताएगी। द कंपनी रिक्वायर्स एन एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर to 10% of the production needs of the following quarter। तो 10% अगले क्वार्टर की जितनी नीडेड प्रोडक्शन के लिए मटेरियल नीडेड है उसका 10% रखेंगे, और कंपनी की इन्वेंट्री 23,000 है बिगनिंग। तो ये हमारे पास अगले क्वार्टर की नीड है, इसका 10% एंडिंग इन्वेंट्री है, फिर उससे नेक्स्ट का, फिर उससे नेक्स्ट का, और फिर उससे नेक्स्ट का। ये जो अगले 2 साल की इन्फॉर्मेशन है सिर्फ इसी पर्पज़ की, 2 क्वार्टर्स की इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए दी हुई थी कि उसकी बुनियाद पे हम साल का बजट पूरा कर सकें। बिगिनिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे, ये एंडिंग इन्वेंट्री है, यहाँ पे बिगिनिंग के तौर पे हो जाएगी, माइनस कर देंगे एंड सो ऑन। ये इस तरह से चलेगा। ये हमारा मटेरियल जो परचेज बजट है ये बना है टोटल रिक्वायर्ड की बजाय। ये मटेरियल बजटेड परचेजेस कहते हैं टेक्निकली इसको। ये तो ये बजटेड परचेजेस ना क्वांटिटी में, और उसके बाद अगर अमाउंट में कैलकुलेट करना चाहें तो एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 8 पर केजी। तो 8 पर केजी है, तो जितना आपने परचेज करना है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ये परचेज बजट बन जाएगा। अब यहाँ पे उसका पेमेंट प्लान बताया हुआ। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज पेड 60% इन द क्वार्टर ऑफ परचेज एंड बैलेंस इन द फॉलोइंग क्वार्टर। तो 60% उसी क्वार्टर में पे होता है, 40 नेक्स्ट में पे होता है। तो अगर हम पहले सेकंड क्वार्टर से स्टार्ट करते हैं, सेकंड क्वार्टर में जो पे होगा वो सेकंड का 60% और फर्स्ट का 40%। बिल्कुल ठीक किया हुआ जी। इसी तरह से थर्ड के अंदर थर्ड का 60% और सेकंड का 40%, बिल्कुल सही है। फोर्थ में फोर्थ का 60% और थर्ड का 40%। जो पहला क्वार्टर है
उसमें अपने क्वार्टर की परचेज का 60% और इसके अलावा पिछले क्वार्टर की परचेज का 40% पे होगा। हमें पिछले क्वार्टर की परचेज तो नहीं बताई, बट ये बता दिया कि अकाउंट बैलेंस पेएबल बैलेंस शोड of rupees 18,000 at the end of previous year, all of which will be paid in the first quarter of current year. जो पिछले क्वार्टर के एंड पे अनपेड अमाउंट थी वो टेक्निकली लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर की परचेज का 40% था, वो ऑटोमेटिकली इस साल पे हो जाएगा, तो ये माइनस ये भी पे होगा। तो सब पेमेंट्स अगर निकालना चाहते हैं इन अमाउंट्स को ऐड कर लें। इसी तरह से टॉप पे लिखा हुआ था सेल्स के हवाले से, सेल्स जो है वो ये पैटर्न फॉलो करती हैं। तो सेल्स पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी। ₹80 की सेल प्राइस है, जितने यूनिट्स आपने बेचने हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। ये गलत किया है जनाब, आपने जितने यूनिट्स बेचने हैं, बेचने ये नहीं है ये 46 बनाने हैं, यूनिट डिज़ायर टू बी प्रोड्यूस आपने खुद लिखा है, तो जो बेचने हैं वो हमारी ये बजटेड सेल्स है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे जनाब। तो मैं ज़रा चेंज कर रहा हूँ जी, ये है हमारे यूनिट सोल्ड। अब आप इसको कॉपी कर लें, ये आपकी अमाउंट निकलेगी जो आपने सेल करनी है। सबूर साहब आपने भेजा है सोल्यूशन ना? जी सर मैंने भेजा। तो समझ आ गया मेरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ अब आपको? समझ आ गया, वो गलती की थी मुझे समझ जी आ गया। ठीक है जनाब। अब इसके बाद लिखा हुआ है 75% इन द क्वार्टर ऑफ पे जो कलेक्शन होती है 75% द क्वार्टर ऑफ सेल और 25% नेक्स्ट में। तो जी ये 75% और फिर 20 ये ठीक किया है भाई माशाल्लाह आपने। बस थोड़ा बहुत एरर हो जाता है, ओवरलुक हो जाती है चीज़। और ये जो पहले वाली ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 650,000 एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ऑल ऑफ विच विल बी कलेक्टेड इन फर्स्ट क्वार्टर। तो ये कलेक्ट हो जाएगा, ये टोटल कलेक्शन निकलेगी। तो रिक्वायरमेंट्स में पूछा गया था कि सेल बजट बनाएं और शेड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कलेक्शन। तो सेल बजट से मुराद जितनी क्वांटिटी सेल करनी है उसको आप सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। प्रोडक्शन बजट आपने बना लिया, रॉ मटेरियल परचेज बजट एंड शेड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट्स ये भी अब आपने प्रिपेयर कर लिए। आई विल शेयर द सेम इन द ग्रुप। तो अभी कोई और सवाल अगर आपके जहन में है, किसी के जहन में, तो वो पूछ सकते हैं जनाब आप। So there are some few new names in the class also। तो जो क्लास में हम बात कर रहे हैं जनाब वो फ्लेक्सिबल बजट पे प्राइमरीली हमने लास्ट वीक में बात की थी, बट कुछ लोगों के बजट और फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस व इश्यूज थे, उसको हमने आज डिस्कस किए हैं। स्टिल इफ द पीपल हैव बजट और फ्लेक्सिबल बजट में कोई इशू तो वो अभी डिस्कस कर लें। टुमारो विल बी गोइंग टू कमेंस विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे हम कल बात स्टार्ट करेंगे। किताब से चैप्टर नेक्स्ट है जो आपके पास अवेलेबल है, कैरिजन नॉरिन की किताब, उसको आप ओपन करके उसमें से क्वेश्चन वगैरह थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो है वो देख सकते हैं। चलें अभी कुछ एक सवाल वो पेपर में आया हुआ था तो उस पर मैं थोड़ा सा बात आपको बता देता हूँ। फवाद अली साहब, अगर आपने क्लासेस ज्वाइन की हैं तो जेंटलमैन मेरे ख्याल में आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लें तो मोर अप्रोप्रिएट। हमने जेंटलमैन ब्रेक इवन एनालिसिस किया है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किया है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग किया है, हमने बजट मास्टर बजट किया है, हमने फ्लेक्सिबल बजट के हवाले से बात की एंड सो ऑन। कुछ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी हमने डिस्कस किए तो उससे पहले उस पर भी बात हुई थी। चलें अभी एक साहब ने जो पेपर का सवाल खोला उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी, मैं ज़रा उसको रिस्पॉन्ड कर दूँ। वही लिखा हुआ था कि फीड फॉरवर्ड और फीडबैक कंट्रोल्स के हवाले से लिखा हुआ था। इनफैक्ट ये बजट जो बनाए जाते हैं, प्लान बनाए जाते हैं, मैंने लास्ट वीक जब फ्लेक्सिबल बजट के हवाले से बात इनिशिएट की थी वो आई टोल्ड इट टू एवरीवन कि हमारा ऑब्जेक्टिव इनफैक्ट बजट फॉर द सेक ऑफ बजट नहीं है, यानी बजट बनाना ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव प्राइमरीली बजट के अलावा, बजट को बनाने के अलावा बजट को इम्प्लीमेंट करना, और बजट को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी बुनियाद पे परफॉर्मेंस असेस करनी है और परफॉर्मेंस कंट्रोल करने के मैकेनिज्म डेवलप करने हैं। तो यूजुअली दो तरह के कंट्रोल मैकेनिज्म होते हैं, तीन तरह के होते हैं प्राइमरीली, हम दो का पहले जिक्र कर लेते हैं। एक होते हैं फीडबैक कंट्रोल्स। अब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो होता ये है कि जैसे आप अगर कहीं ICMA में क्लासेस से पहले भी पढ़ रहे होंगे, और अगर पढ़ रहे थे तो यूजुअली जब आपको कोई टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो आफ्टर सम टाइम
management used to ask you about how you evaluate the teaching or the session conducted by the faculty member. So technically you are providing your feedback to the management that how a teacher is going to teach you. आप उसको अच्छा रेट करते हैं, आप कैसा रेट करते हैं, वो आपकी चॉइस होती है. तो इसे हम टेक्निकल टर्म्स में फीडबैक कंट्रोल कहते हैं. मैं इसको अपनी एग्जांपल से आपसे एलाबोरेट करता हूँ. सो व्हाट एवर आई एम टीचिंग टू यू, अगर आपसे शुरू में ये पूछ लिया जाए वेरी बिगिनिंग में कुछ लेक्चर्स के बाद कि कैसा चल रहा है आपका लर्निंग जो लेवल है वो क्या है, आप समझते हैं कि यू आर गेटिंग समथिंग, अगर तो ऐसे कर लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा अप्रोप्रिएट है, ये बड़ा अच्छा है. लेकिन अगर आपसे ये सेशन एंड होने के बाद पूछा जाए बताएं कि आपका कैसा रहा, तो उस कैसा रहा की बुनियाद पे माजी को तो रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता. अगर आप क्लेम करते हैं ये हमें कुछ समझ नहीं आया, रेक्टिफाई किया जा सकता है तो फ्यूचर को रेक्टिफाई किया जा सकता है. तो ऐसे कंट्रोल सिस्टम्स को यानी उस एक्शन उसकी बुनियाद पे आपके फीडबैक की बुनियाद पे जो एक्शन होगा वो फ्यूचर में होगा. फ्यूचर तो बेहतर हो सकता है लेकिन माजी शायद बेहतर ना हो सके और प्रेजेंट भी बेहतर नहीं हो रहा है, इसे हम फीडबैक कंट्रोल कहते हैं. फीड फॉरवर्ड कंट्रोल्स का मतलब ये होता है कि एट द वेरी बिगिनिंग अगर आपसे फीडबैक ले लिया जाए यानी फीड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाए और उसी वक्त करेक्टिव एक्शन भी ले लिया जाए, तो ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल होते हैं. इंस्टेड के सारा कुछ तबाह हो जाए और इस तबाह होने के बाद हम करेक्टिव एक्शन लें, इट्स बेटर कि हम उसी वक्त करेक्टिव एक्शन ले लें इंस्टेड ऑफ टेकिंग करेक्टिव एक्शंस एट द एंड. इसे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल्स कहते हैं. और तीसरी टर्म यूज होती है कंकरेंट कंट्रोल्स, साइड बाय साइड. हम साथ साथ ये नहीं एक दफ़ा लिया और फ्यूचर को रेक्टिफाई किया, हमने उसको दोबारा इम्प्लीमेंट किया. जो रिवाइज प्लान होगा हमारा, उस रिवाइज प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम फिर दोबारा इवेल्युएट करेंगे जो हमने इम्प्लीमेंट किया उसके रिजल्ट्स क्या हैं, और उनकी बुनियाद पे अगेन हम अपने प्लान्स को अपने कंट्रोल मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने की बात करेंगे. तो इन्हें कंकरेंट कंट्रोल्स का नाम दिया जाता है. तो देयर आर 3 टर्म्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन बजटिंग नॉर्मली. अगर आप कंट्रोल सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल भी हो सकते हैं, फीडबैक कंट्रोल भी हो सकते हैं, कंकरेंट कंट्रोल्स भी हो सकते हैं. बट यूजुअली जैसे हमारे यहाँ होता है वो फीडबैक कंट्रोल्स इदारों में भी वो फीडबैक कंट्रोल्स ही आमतौर पर अप्लाई किए जा रहे होते हैं. इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एक जेंटलमैन ने पूछा तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि इनफैक्ट बजटिंग के अंदर जो हमारा पार्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का, वो सारे का सारा हमारा कैपिटल बजटिंग के नाम से जाना जाता है और वो सिलेबस का एक इंडिपेंडेंट टॉपिक भी है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप किसको कहते हैं, वो पैसे जो आप नॉन करंट एसेट्स को परचेज करने पे स्पेंड कर रहे होते हैं. तो जो नॉन करंट एसेट्स को परचेज करने पे आप पैसा स्पेंड करते हैं, अगर हम उसको एवेल्यूएट करना चाहते हैं तो उस तरह के फैसलों को, उस तरह के डिसीजंस को कि स्पेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका आउटकम क्या है, रिजल्ट्स क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कैपिटल बजटिंग का टॉपिक जो हमारा फ्यूचर में आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे. तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पार्ट जो है हमारा उसमें कवर होगा. उसके लिए जो रेलेवेंट स्टफ है बुक वगैरह वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर दूंगा. इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल है, बिकॉज टाइम थोड़ा कम है तो मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे अभी बात इनिशिएट नहीं कर पाऊँगा. तो इस हवाले से अगर कोई जहन में है आपके क्यूरी तो आप अभी फॉर द टाइमिंग पूछ सकते हैं. द पीपल हु हैव जॉइंड टुडे, अगर वेरी फर्स्ट सेशन है तो उनको मैंने टेक्स्ट कर दिया है, वो अपना मैसेज करके मटेरियल वगैरह भी उनसे शेयर कर दिया जाएगा. और इसके अलावा हम बाकी बात भी उसमें शेयर कर सकते हैं मटेरियल वगैरह आपके साथ. जी भानु, हमने मास्टर बजट भी बनाया